अच्छा, लगा दिया। मैं मेरा ना नेट का इशू है, बार बार हो रही है, अच्छा, बंद हो ठीक रहा है। है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। हमने सॉफ्टवेयर हाउस को देखना है कि किस तरह। आज के इस लेक्चर में एक सॉफ्टवेयर हाउस को हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह वो अपने स्टाफ को लेके चल रहा था, क्या क्या तरीके वो यूज़ कर रहा था कि अपने सॉफ्टवेयर हाउस को अच्छा रन कर सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, द कंपनी, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को देखना है कि सॉफ्टवेयर हाउस का स्ट्रक्चर क्या था। मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, वो किस तरह स्टाफ को मैनेज कर रहे थे, किस तरह बजट को प्रोड्यूस कर रहे थे। मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस तरह अपनी वो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस थी उसको मैयर कर रहे थे, उनकी क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स थी। और एंड पे कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, यानी कंपनी हमारी क्या है। ये क्या हाइपोथेटिकल कंपनी है। लाइक आपका सॉफ्टवेयर हाउस है जिसका नाम साइनाइड है। साइनाइड सॉफ्टवेयर लिमिटेड वाज फाउंडेड सम 10 years ago बाय 4 फ्रेंड्स। वो कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर हाउस 4 दोस्तों ने मिलकर 10 साल पहले बनाया। ऑल 4 आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जितने भी वो चारों दोस्त थे वो क्या थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स थे। अलॉन्ग विद 2 अदर हु वर रिक्रूटेड लेटर। उनमें 2 और शामिल हो गए जो कि बाद में रिक्रूट किए गए थे। यानी इस तरह कितने हो गए, 6 मेंबर्स हो गए। द कंपनी स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्पोक सॉफ्टवेयर फॉर क्लाइंट हु डिमांडेड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी। इस सॉफ्टवेयर हाउस की स्पेशलिटी ये थी कि ये ऑन डिमांड ना सॉफ्टवेयर्स बनाते थे और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स होते थे। इसलिए इनका नाम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये यानी अच्छी क्वालिटी के सॉफ्टवेयर्स बना के देते थे। साइनाइड्स हेड ऑफिस इज़ इन लंदन, अदर ऑफिस आर इन मैनचेस्टर, डेल्फ्ट एंड नीदरलैंड। ये अब कौन आ गया, अच्छा जी, इनके हेड ऑफिस लंदन में था और जो दूसरे ऑफिस थे सब ऑफिस वो इन डिफरेंट सिटीज़ में थे। कंपनी का स्ट्रक्चर, हर कंपनी का एक खास स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इस कंपनी में एक चेयरमैन था, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जितने भी बंदे थे वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट था ऑपरेशंस का, सेल्स और मार्केटिंग, टेक्निकल और ओवरसीज़। हर जगह पे जैसे अब आप यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर अलग होता है, जैसे आप लोगों का सबसे ऊपर वीसी साहब होते हैं, फिर उससे नीचे प्रो वीसी, फिर उसके बाद आपके डीन ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, फिर एचओडीज आ जाते हैं, इसके बाद आपके टीचर्स आ जाते हैं। इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी हायरार्की होती है। कहीं पे चेयरमैन होता है, कहीं पर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। वो कह रहा है कि हमारी ये जो सॉफ्टवेयर हाउस था इसमें उन्होंने क्या किया, यानी डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स के बाद उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपने ये इनको डिवाइड किया था डिपार्टमेंट्स को। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट और ओवरसीज डिपार्टमेंट में। फाइनेंस और सबसे पहले है ऑपरेशंस डायरेक्टर। जो ऑपरेशंस डायरेक्टर था वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को डील कर रहा था। द ऑपरेशंस डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल था कि जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी अर्निंग आ रही है डिफरेंट कंपनी के ऑपरेशन से, वो उनको डील कर रहा था। इट इज़ हिज जॉब टू इंश्योर दैट ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरी। उसकी दूसरी जॉब क्या थी ऑपरेशंस मैनेजर की, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स, यानी एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक वक्त में एक प्रोजेक्ट तो नहीं हो रहा होता, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। कोई मीडियम साइज़ का प्रोजेक्ट होता है, कोई लार्ज साइज़ का प्रोजेक्ट होता है, कोई स्मॉल साइज़ का प्रोजेक्ट होता है। तो ऑपरेशनल डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके टाइमली कंप्लीटेड हो गए हैं और जो उसके कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट्स दैट द कंपनी विंस। और जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी उन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या वो अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो वो उनको भी मैनेज करेगा। द पर्सनल रिपोर्ट टू हिम, और जितने भी नीचे उसके पर्सनल स्टाफ वगैरह मेंबर्स हैं वो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते थे। टेक्निकल डायरेक्टर, दूसरा डिपार्टमेंट टेक्निकल डायरेक्टर का था। टेक्निकल डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेक्निकल डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि जितनी भी क्वालिटी मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, आपका टेक्निकल डायरेक्टर देख रहा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी है उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है या डेवलपमेंट है उसका काम भी टेक्निकल डेवलपमेंट के अंडर था। देखो, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसर्च नहीं करती तो हो सकता है उस कंपनी का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ना हो,
क्योंकि आपको आए दिन न्यू ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो भी नई डेवलपमेंट आ रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए रिसर्च डिपार्टमेंट हर जगह पे बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह हम, क्या चीज़ नई आ रही है, किस तरह अपने आप को अप टू डेट रखें। मार्केटिंग एट अ टेक्निकल लेवल, आपको टेक्निकल डायरेक्टर की ये भी जिम्मेदारी थी कि वो क्या करे, जितनी भी उस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हाउस है, उसकी क्या करे, मार्केटिंग उसे करनी आनी चाहिए कि किस तरह वो अपनी मार्केटिंग को, जितनी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी ज़्यादा उसके ऑर्डर्स आएंगे, जितनी ज़्यादा अच्छे ऑर्डर्स आएंगे उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अरेंजिंग फॉर स्टाफ टू गिव पेपर्स एट कॉन्फ्रेंसेज, अब ये उसका तरीका है कि किस तरीके से, यानी डिपेंड करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की या सॉफ्टवेयर हाउस की मार्केटिंग कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं या अपने पेपर्स कॉन्फ्रेंसेस में भेज रहे हैं, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ में देखो तो अक्सर आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोग दूसरे यूनिवर्सिटी के उसमें भेज रहे होते हैं, तो ये भी क्या, यानी मार्केटिंग होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, यूनिवर्सिटी अपने आप कॉन्फ्रेंसेस करती है, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करती है कि हम इस डिपार्टमेंट में इस जगह पर ये काम कर रहे हैं, उस जगह पर ये काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक मार्केटिंग का है कि किस तरीके से अपने आप को आपने मार्केट में लेके आना है, इन करना है। टेक्निकल ट्रेनिंग्स एज अपोज टू ट्रेनिंग इन सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन स्किल्स विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल फंक्शन। इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स का भी ताल्लुक है वो सारा आपका टेक्निकल डायरेक्टर के अंडर आता है कि आप अपने स्टाफ के लिए अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई नई टूल या टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, तो आप क्या करें, उसकी ट्रेनिंग्स अरेंज करें ताकि आपका जो स्टाफ ऑलरेडी है आप उनकी स्किल सेट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और फिर आप उनको इन फ्यूचर ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकेंगे। यानी आप बजाय कि नया स्टाफ हायर करें, अगर आपने उनको स्किल सेट दे दिया, आपने उनकी ट्रेनिंग्स करा दी, तो आपको नया स्टाफ हायर करने के बजाय आप वही काम अपने जो आपके हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आप ले सकते हैं। साइनाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप shows elements of all three of the types of organizational structure। वो कहता है जब हमने साइनाइड जो सॉफ्टवेयर हाउस था उसके स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें तीन टाइप्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तीन टाइप्स पाई गई। फंक्शनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमने देखा कि जो उसके मेंबर्स थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, फिर आगे उन्होंने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया हुआ था, यानी डिपार्टमेंट वाइज, यानी फंक्शनल डिवीजन हो रही थी तमाम जितनी भी उनकी मैनेजमेंट है उसकी। रोहित शर्मा आ गया, इसकी एब्सेंट लगी है, गुड। फंक्शनली डिवीजन थी किस तरह, जैसे आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट था, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट था, इस तरह हमने क्या किया, आपके फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया। जोग्राफिकल एलिमेंट, उसमें ओवरसीज़, जैसे आपका ये बाहर काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीज़ ऑपरेशंस। वापस जाएं तो यहाँ पे आपको ओवरसीज़ का भी एक डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, ओवरसीज़ मैटर्स को डील कर रहा होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग एज अपोज टू ट्रेनिंग, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ लिटिल मीनिंग। वो कह रहा है कि आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन या तो सेंट्रलाइज्ड काम कर रही होती है या डिसेंट्रलाइज, लेकिन साइनाइड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो आपके रूल्स या रेगुलेशन जो सॉफ्टवेयर हाउस के लिए बनाए जाते थे, कि यानी किसी एक किसी में बनाए, वो सॉफ्टवेयर हाउस के दूसरे पार्ट में भी इम्प्लीमेंट किए गए। Centralized policies and procedure are widely used, but they have usually been developed within one part of the company and have been adopted by general consent। कि आपने जो बना दिए, जो रूल्स बना दिए, जो प्रोसीजर लिख दिए कि इस तरह काम करना है हमने, वो बाकी भी उसके जो इतने भी डिफरेंट उसकी सब ब्रांचेस थी वहाँ पे भी वो फॉलो किए जाते थे। Centralized versus decentralized. In theory, staff have a sense of belonging to a group and regard their group managers as a manager who is permanently responsible for their career in the company। देखो, जब भी हम काम करते हैं, अब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो लोग जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, आप किसी एक टीम के अंडर काम कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस में चूँकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक वक्त में चल रहे होते हैं, तो मल्टीपल टीम्स होती हैं, ठीक है। मल्टीपल टीम्स में जाहिर सी बात है, एक ग्रुप लीड होगा, उसके अंडर टीम लीड होगा और डिफरेंट मेंबर्स होंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होंगे।
इस तरह आपके पास के यानी डिफरेंट मैनेजर्स आ गए जो क्या कह रहे हैं अपनी अपनी टीम के रिस्पॉन्सिबल हैं कि काम किस तरह करना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको अगर किसी एक टीम में एक ज़्यादा स्किल्ड बंदा है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी सर्विसेज दूसरी जगह पे भी ले सकते हो, उसकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि है तो वो कंपनी का ही हिस्सा ना, सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, यानी सॉफ्टवेयर हाउस का ही है, तो आप उसकी जो स्किल्स हैं उसे यूटिलाइज कर सकते हो। In practice, because projects often require expertise from more than one group, staff often find themselves working on projects for groups other than the one to which they belong. यही वो बात कर रहा है कि अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपको किसी की एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट दूसरे में जाके काम नहीं कर सकता, बल्कि वो उधर भी जाके अपनी एक्सपर्टीज को परफॉर्म कर सकता है। In a company of the size of Cyanide, the distinction between centralized and decentralized has little meaning. हमने ये पहले भी बात की है कि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, एक जगह पॉलिसीज़ वगैरह बन रही हैं और वो सारी जगह इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स are widely used, but they have usually been developed within one part of the company and have been adopted by general consent. मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, यहाँ तक हमने देखा कि वो किस तरह डील कर रहे थे, कंपनी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज किस तरह फंक्शन कर रही थी। अब वो कह रहे हैं कि स्टाफ को मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ आता भी है, स्टाफ छोड़ के जाता भी है, ठीक है। जो पुराने वाले जो शुरू से काम कर रहे होते हैं वो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको आप हायर कर रहे होते हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं ये तो आउटसाइडर्स हैं, यानी अभी अभी आए हैं। हम चूँकि एक्सपीरियंसड हैं, हमने यहाँ काफ़ी अर्सा लगाया है, इसलिए हम यहाँ के ओल्ड सीनियर स्टाफ हैं। तो वो कहते हैं स्टाफ अप्रेजल, एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी वर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। आपने अगर अच्छी तरह अपने स्टाफ की मैनेजमेंट करनी है तो आपकी को ज़रूरी है, यानी कंपनी या जो भी सॉफ्टवेयर हाउस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चाहिए कि वो अपने स्टाफ को के लिए डिफरेंट किस्म की यानी मोटिवेशंस रखे, अप्रेजल्स सर्टिफिकेट्स निकाल ले, लेटर्स करे इशू। यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई अचीवमेंट की है या कोई कंपनी के लिए ख़ास किस्म की कंट्रीब्यूशन की है तो उसे क्या करे, ऑन रिकॉर्ड रखे, आपको सर्टिफिकेट करे, आपको अप्रिशिएट करे, ताकि बाकियों को भी पता चले कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको रिगार्ड करती है। जैसे कोई एम्प्लॉय पीएचडी करके आया है या किसी एम्प्लॉय ने कोई ख़ास किस्म की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया है तो वो क्या करे, हाईलाइट करें, उनका रिकॉर्ड रखे। स्टाफ न्यू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ताकि स्टाफ को भी पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन इनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, एंड व्हाट दे नीडेड टू अचीव इन ऑर्डर टू गेन प्रमोशन। और अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, यानी उन्हें क्या अपने आप को ये परफॉर्म कराना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा तो उनको प्रमोशन मिलेगी। जैसे कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के मुख्तलिफ रूल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि कुछ डिपार्टमेंट में 10 साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो भी डेजिग्नेशन होती है उस पर प्रमोट कर देते हैं। कुछ जगह पे होता है कि जी नहीं, आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, जिस तरह बाकी सारे जो न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपकी जी प्रमोशन होगी कि आप अगर टेस्ट क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, देन आपको नेक्स्ट जो भी डेजिग्नेशन है उस पर प्रमोट किया जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं। या कुछ एक्सपीरियंस की बेस पे, जैसे मैंने कहा 10 साल के बाद, हर एक का यानी अपना अपना सेटअप है प्रॉपर। और अक्सर यानी अगर आपने अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर लिया उसकी बेसिस पे भी पहले प्रमोशन हो जाया करती थी। प्रॉपर प्लान्स फॉर ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट वर मेड एंड रेगुलरली रिव्यू। इसी तरह आप अपनी मैनेजमेंट के लिए, यानी आपका जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी करियर डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग्स स्केड्यूल कराएं और उनको देखें, मॉनिटर करें कि वो अपनी यानी करियर डेवलपमेंट पे कुछ फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बस अगर जॉब मिल गई है उसके बाद कुछ नहीं करना। एम्प्लॉयज़ पर अवेयर ऑफ द कंपनीज ओपिनियन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस पे भी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि आपको पता हो कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है। ये था स्टाफ की मैनेजमेंट। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बजट। देखो, अगर बजट होगा तो ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बजट को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। अब एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, वो किस पे चल रहा होता है, स्टूडेंट्स की फीसिस पे चल रहा होता है। अगर स्टूडेंट फीस जमा कराएंगे देन ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं। इस तरह आपको बजट प्रोड्यूस करने का यानी मेन आपका है कि किस तरह आपने अपने बजट को प्रोड्यूस करना है कि आप अपने स्टाफ को भी सर्व कर सकें। स्टाफ इन द कंपनी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू
दो कैटेगरीज में आप अपने स्टाफ को बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ, यानी ऐसा स्टाफ जो आपके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके लाता है, यानी रेवेन्यू अर्न करता है। जैसे कि अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें तो जितनी भी डेवलपमेंट है वो कौन कर रहा है? आपके प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स कर रहे होते हैं। इसका मतलब है वो बना रहे हैं और रेवेन्यू उनकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट सिस्टम में सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। तो इसे हम टेक्निकल स्टाफ भी कह सकते हैं और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ भी कह सकते हैं। नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ, ऐसा स्टाफ जो कि क्या कर रहा है, जिसका डायरेक्टली यानी इनपुट नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने में, लेकिन वो क्या है, नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ कहलाता है। जैसे कि आप लोगों का एचआर डिपार्टमेंट है, आप लोगों का कह लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, लेकिन चूंकि ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपकी सॉफ्टवेयर हाउस में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो ये आपके नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ कहलाते हैं। बोथ रिक्वायर डिफरेंट कैपिटल टू वर्क, और दोनों को ही काम करने के लिए कैपिटल रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। एक अर्न कर रहा है और दूसरा उसको यूज़ कर रहा है। मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब कोई भी कंपनी है, आप उसमें जब काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो आपने उसकी मॉनिटरिंग भी, परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है कि आया आप काम सही कर रहे हैं, आया आप लॉस में तो नहीं जा रहे, आपका जो आप लोगों को डेडलाइंस दी गई है क्या आप उनको अचीव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने देखनी होती हैं। मॉनिटरिंग साइनाइड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजट शुड in principle be straightforward. Each month the income and expenditure under the various heads are compared, and if significant deviations are observed, corrective action is taken. तो साइनाइड अपनी परफॉर्मेंस किस तरह चेक करता था बजट से रिलेटेड, कि वो क्या करता था कि हर महीने, यानी जितनी भी आपके पास इनकम आ रही है, आमदन हो रही है, और जितने भी आपके खराजात हुए हैं, उनको क्या किया जाता था, कंपेयर किया जाता था। अगर तो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर उसकी डेविएशंस यानी एक ख़ास चेंज आ रहा है आपकी आमदनी और आपके अखराजात में, तो फिर क्या किया जाता था, एक्शन लिया जाता था कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इतनी वेरिएशंस आई हैं। कोई तो वजह होती है जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है, यानी एकदम वैल्यूज़ ऊपर नीचे नहीं होती, माइनर चेंजेस आती हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को स्केड्यूल करते हो तो हो सकता है किसी महीने में आपका टारगेट ठीक ना हो या आपने वो ऐसे अचीव ना किया हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। इन प्रैक्टिस दिस सिंपल प्रोसीजर प्रेजेंट्स मैनी डिफ़िकल्टीज। देखने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं और सुनने में भी, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इन चीज़ों को डील करना। टू मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी फोकसेज ऑन, वो कहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए कंपनी का फोकस क्या था, 3 चीज़ों पे था, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग और सेल्स। इन 3 चीज़ों पे आपकी कंपनी क्या कर रही थी, फोकस कर रही थी। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। A major problem is caused by random fluctuations themselves the product of many individual factor. For example, देखो जब भी आपकी अगर तो जो परफॉर्मेंस है नॉर्मल चल रही है, यानी आपकी आमदन अखराजात में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, फिर तो ठीक है, इसका मतलब है सारे मामले ठीक हैं। लेकिन अगर एकदम फ्लक्चुएशंस आती हैं, एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ किस तरह हो सकती है, अगर हम देखें कॉस्ट एंड रेवेन्यू के हिसाब से, कहता है एनुअल बजट एंड स्टाफ हायरिंग, यानी आपने शुरू में एस्टिमेशंस कर ली कि इतना हमारा एनुअल बजट होगा, और अगर हम स्टाफ आपने ये प्लान नहीं किया कि आपने स्टाफ को हायर करना है, लेकिन एट दी एंड आप क्या कर रहे हैं, स्टाफ को हायर कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एकदम रैंडम फ्लक्चुएशंस है। स्टाफ हायरिंग से जितनी आपने कैलकुलेशंस की थी अब वो वैसी नहीं रही। जाहिर सी बात है, आपने कम इन्वेस्ट किया था, यानी कम बनाया था बजट, लेकिन जब स्टाफ हायर किया तो आपकी सारी यानी एकदम फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई। लार्ज प्रोजेक्ट कॉस्ट डेविएशन इन बजट, लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी कॉस्ट अगर आपने सही एस्टिमेट नहीं की, यानी मंथली आपने कहा था इस तरह होगा, लेकिन आप उन क्या होता है टास्क को मीट नहीं कर सके, तो वो भी क्या एक तरह की आपकी डेविएशंस आती हैं, या आपके पास प्रोग्रामर्स या आप सही तरह उन्हें पे नहीं कर सके, बजट आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा, या आपको हाईली स्किल्ड स्टाफ हायर करना पड़ गया, तो भी इससे क्या होता है आपके बजट में चेंजेस आ सकती हैं। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कि अगर आपने फिक्स प्राइस एक प्रोजेक्ट की रखी थी, लेकिन उसमें भी क्या है आप अपने क्या होता है नहीं मीट कर पाए रिक्वायरमेंट्स को, और आपको बीच में कुछ चेंजेस करना पड़ी, तो इससे भी क्या है आपके जो प्रोजेक्ट है या
प्रोडक्ट है उसकी चेंजेस में एकदम यानी रेंडम चेंज फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू में देख रहे होते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकती हैं जिनकी बेसिस पे एकदम यानी सडन चेंज आ सकता है। Project costing. Because of these difficulties in monitoring the overall performance of the company, Cyanide also tries to monitor the financial performance of individual projects through a project costing system. तो उन्होंने कहा इस सिचुएशन को ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप अपने हर प्रोजेक्ट की ना अलग से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करें अपने कॉस्टिंग सिस्टम की बेसिस पे, ताकि आप हर प्रोजेक्ट को जब देखोगे तो ज़्यादा डेविएशंस नहीं आएंगी और इस तरह फ्लक्चुएशंस के चांसेस कम से कम होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हम हर प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन अलग से करेंगे। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट आर कैलकुलेटेड ईच मंथ। जितनी भी कॉस्ट और रेवेन्यू था हर प्रोजेक्ट का वो क्या मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था। एंड क्यूमुलेटिव ग्रॉस मार्जिन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू टू डेट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट आई थी और जो रेवेन्यू आपके पास आमदनी आई थी उस प्रोजेक्ट की खास डेट तक, उसको क्या किया जाता था, मैयर किया जाता था, कैलकुलेट किया जाता था एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू के तौर पर। इन प्रैक्टिस दिस सिस्टम डजेंट वर्क वेल। वो कहता है चूँकि उन्होंने हालांकि इसको भी अडॉप्ट किया कि मंथली बेसिस पे हर प्रोजेक्ट की आप कॉस्ट एस्टिमेशन करें, लेकिन ये भी क्या था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी इतना अच्छा उनके सॉफ्टवेयर हाउस पे काम नहीं किया। इस प्रैक्टिस ने भी सही तरह उनके सॉफ्टवेयर हाउस में यानी ये वर्किंग अच्छी नहीं रही इसके ऊपर भी काम करके। तीसरी चीज़ थी सेल्स। The budgeted increase in revenue derives partly from increased charges rate, partly from the better staff utilization and partly from an increased number of staff. वो कहता है कि बजट को आप किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो अगर आप किसी भी चार्जेस इंक्रीज़ करें, आपकी प्रोडक्ट 1 रुपये की आप उसे 5 रुपये में बेचना करते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका बजट इंक्रीज़ करेगा। अगर आप अपने स्टाफ को ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं, यानी अगर जो लोग फारिग बैठे हुए थे आप उन्हें भी अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इससे भी क्या आपका बजट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपको स्टाफ ने हायर नहीं करना पड़ रहा। बच्चों अब लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो